बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस पर। तो आज हम अपनी कक्षा में करने वाले हैं आज कक्षा 8 का जो इतिहास का पहला लेसन है, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके सामने लेके आए हैं। उनके आंसर भी साथ में ही हैं ताकि आपको साथ-साथ में रीड करके याद भी हो जाएँ और याद करने की कोशिश भी कीजिएगा। और इस बार आपका सेशन काफ़ी छोटा है, तो इसको देखते हुए जल्दी-जल्दी जो है आपको इतिहास, भूगोल और हमारी राजनीति, इनके जो हैं वो सभी लेसन करवाएँगे। तो आप अपने कमेंट के रूप में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पीडीएफ कैसी लगी और ये क्लास कैसी लगी। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस कक्षा को। पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किस व्यक्ति को सबसे पहले जो है हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का कार्य सौंपा था? यानी रॉबर्ट क्लाइव जब यहाँ भारत पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले किस व्यक्ति को ये कार्य सौंपा था कि आप जो है अपने भारत का यानी हिंदुस्तान का क्या बनाइए, एक मैप बनाइए, एक नक्शा बनाइए। तो वो आदमी कौन था? उसका नाम था रेनेल। कौन नाम था? रेनेल नाम था इसका। ठीक है, इस आदमी को काम सौंपा था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न है इतिहास में किन घटनाओं के लिए जो है वो तिथियां महत्वपूर्ण होती है? यानी इतिहास जो होता है इसमें तिथियां महत्वपूर्ण क्यों होती है? तिथियों का मतलब यहाँ दिनांक तारीख से है, ठीक है ना। तो इतिहास में तिथियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? तो इतिहास में तिथियां महत्वपूर्ण क्यों होती है, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? अगर इसके बारे में देखें तो देखिए इतिहास में निम्न घटनाओं के लिए तिथियां महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे राजा कौन था, ठीक है, राजा उस समय कौन था और कब उसने ताज पहनाया गया, कब उसकी शादी हुई, किस साल में उसकी मृत्यु हुई और उसके कितने जो है बच्चे पैदा हुए, या फिर वह किस साल में लड़ाई लड़ी उसने और कौन सी लड़ाई उसने लड़ी और उसकी मृत्यु कब हुई। ये सारी हमें जानकारी जो है मिलती है किससे? तिथियों से, यानी तारीख से हमें पता चलता है कि कौन से शासक की मृत्यु कब हुई और उसने कब शासन ग्रहण किया था। इसलिए इतिहास में क्या है, तिथियां जो वो क्या होती है, महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है ना, ये हो गया इसका आंसर। याद कीजिएगा, इतिहास में निम्न घटनाओं के लिए तिथियां महत्वपूर्ण होती है। जैसे वो राजा कब बना, कब उसने ताज पहना, किस साल में उसकी शादी हुई, या फिर उसके साथ उसके घर कितने बच्चे पैदा हुए, किस साल में वह कौन सी लड़ाई लड़ा और उसकी मृत्यु कब हुई, और उसके बाद में मृत्यु के बाद में उसके शासन की जो गद्दी है उस पर कौन बैठा और किसने शासन जो है वो संभाला। ये सारे काम जो हैं हमें तिथियों से ही पता चलते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इतिहास में क्या है, तिथियां महत्वपूर्ण होती हैं। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यानी यहाँ प्रथम पूछा है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है ना, लगाइएगा आप इसको और लिख लीजिएगा कॉपी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है ना, और कब बना ये? 1730 में, सॉरी 1773 में। ठीक है, 1773 ईस्वी में ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। तो ये प्रश्न याद कर लीजिएगा अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखिए क्या है, भारत का आखिरी वायसराय कौन था? ये पूछा है, भारत का आखिरी वायसराय जो था वो कौन था? तो भारत का आखिरी वायसराय था वो था लॉर्ड माउंट बेटन। याद कीजिएगा, भारत का आखिरी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। ये दोनों प्रश्न जो है ऊपर 3 और 4 नंबर दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा। उसके बाद में पांचवा प्रश्न है जेम्स मिल कौन था? तो जेम्स मिल कौन था? जेम्स मिल एक तो ये स्कॉटलैंड का था। ठीक है ना, इसका देश कौन सा था? स्कॉटलैंड था। और वहाँ का ये क्या था? अर्थशास्त्री था और राजनीतिक दार्शनिक था। ठीक है ना, यानी वहाँ का अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक था ये। और इसने यहाँ रहते हुए एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम क्या था? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये इसकी क्या थी? पुस्तक थी जिसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये भी प्रश्न आ सकता है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसकी लिखी हुई है, या ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसकी है? ठीक है ना, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, क्योंकि ये पुस्तक किसने लिखी है?
जेम्स मिल ने लिखी है। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा। यानी जब वो यहाँ पहुंचा तो उसने भारतीय इतिहास की जानकारी एकत्रित करने शुरू की, तो उसको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था उसको, जेम्स मिल को। तो उसने क्या है, भारतीय इतिहास को जानने के लिए अलग अलग उसके टुकड़े किए, यानी कालखंडों में बांटने का प्रयास किया। तो उसने अपने हिसाब से जो है कालखंडों में बांटा। तो वो कितने थे? तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा। ठीक है, पहला क्या, हिंदू, और दूसरा क्या, मुसलमान, तीसरा क्या, ब्रिटिश। ठीक है, ये 3 कालखंडों में बांट करके उसने अध्ययन शुरू किया भारतीय इतिहास का। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 7 की तरफ। 7वां प्रश्न देखिए। 7वें प्रश्न में है, इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा। यानी वो तो बात थी हमारे यहाँ जेम्स मिल की, लेकिन जब भारतीय इतिहासकारों ने भी इस भारतीय इतिहास की जानकारी एकत्रित की, इसको पढ़ने का, इसको और अधिक गहराई तक जानने का जब प्रयास किया, तो उन्होंने भी क्या है, इस भारतीय इतिहास को निम्न भागों में बांटा। और इनके हिसाब से भी क्या है, उन्होंने, भारतीय इतिहासकारों ने जो है इसको बांटा था 3 भागों में, क्योंकि जेम्स मिल ने भी 3 भागों में बांटा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। जेम्स मिल ने तो सिर्फ एक तो हिंदू के तौर पे बांटा, एक मुस्लिम के तौर पे बांटा था, और एक ब्रिटिश तौर पे बांटा था। ठीक है, इन्होंने बांटा था इस प्रकार से। लेकिन बात करें अगर भारतीय इतिहासकारों की, तो उन्होंने जो बांटा था, वो बांटा एक तो प्राचीन भारत, ठीक है, दूसरा बांटा मध्यकालीन भारत, और उसके बाद में आधुनिक भारत। यानी ये 3 कालखंड जो बांटे गए, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये इतिहासकारों ने बांटे थे, वो भारतीय इतिहासकार थे। ठीक है, तो भारतीय इतिहासकारों ने इन 3 कालखंडों में भारतीय इतिहास को बांटा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न देखिए क्या है। 8वां प्रश्न कह रहा है, अंग्रेजों को क्यों लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। यानी अंग्रेजों को कहीं ना कहीं लग रहा था कि भारतीय क्षेत्र पे अगर रह करके हमें अपना शासन चलाना है, तो उसके लिए, अच्छे से शासन चलाने के लिए जो है वो क्या जरूरी है, सर्वेक्षण करना जरूरी है। किसी भी स्थान पे रहते हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी अच्छे से होनी जरूरी होती है। तो इसीलिए इनके 3 कारण माने हैं अंग्रेजों ने। क्या था पहला कारण? पहला कारण तो ये था कि अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी भी क्षेत्र पर अगर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। ठीक है ना, जब भी कोई कार्य करते हैं और किसी स्थान पर अगर हम कार्य करते हैं, तो उस स्थान की जानकारी हमें होना अच्छे से जरूरी है। पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था, सर्वेक्षणों से धरती की सतह, यानी धरती, पृथ्वी के बारे में भी क्या है, हमें मिट्टी के बारे में जानकारी मिलती है। यानी वहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, पेड़ पौधे वहाँ कौन कौन से हैं, जीव जंतु वहाँ कौन से मिलते हैं, तथा स्थानीय इतिहास वहाँ का क्या है, इसके बारे में भी जानकारी अच्छे से प्राप्त हो जाती है। तो 2 तो ये कारण थे। और तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण देखिए, तीसरा कारण है कि इसी कदम में अंग्रेजों ने जो है वहाँ क्या शुरू की, जनगणना शुरू की। ठीक है, और कई प्रकार के और जो है वो सर्वेक्षण भी किए थे। तो अंग्रेजों ने यहाँ जो है वो जनगणना भी करवाई, और अब जो है वो जनगणना हर हमारे 10 साल के बाद में जो है जनगणना की जाती है, क्योंकि ये जनगणना का कार्य है वो अंग्रेजों के द्वारा ही शुरू किया गया था। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने, 9वें प्रश्न में है कि अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस स्थान पर सुरक्षित रखा। यानी जो हमारे सरकारी दस्तावेज होते हैं, उनको अंग्रेजों ने किस स्थान पर जो है वो सुरक्षित रखने का कार्य किया था। तो उन्होंने जो है ज़्यादातर हमारे सरकारी जो दस्तावेज थे उनको संग्रहालय बना करके रखे और अभिलेखागार बनवाए, उनमें रखे गए हैं हमारे सभी के सभी जो सरकारी दस्तावेज हैं उनको। ठीक है ना, तो अंग्रेजों ने क्या है, सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए एक तो संग्रहालय बनवाए और एक अभिलेखागार बनवाए। ठीक है, और हमारे पास, हमारे नज़दीक की अगर बात करें तो बीकानेर में क्या है, बीकानेर, बीकानेर में जो है वो संग्रहालय बनाया गया है। ठीक है ना, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। भारत में
नक्शा बनाने का विभाग कौन-सा है? यानी भारत की बात करें तो भारत में जो मैप बनाए जाते हैं, उसका विभाग कौन-सा है? किस विभाग के द्वारा जो बनाए जाते हैं तो वो है सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है? ये विभाग है जिसके द्वारा भारत के नक्शे जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। 11वां प्रश्न है सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब और किस स्थान पर हुई? तो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना है वो 1803 में की गई। कौन से सन में? 1803 में की गई और किसके शासनकाल में हुई? ये ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न हमारा है सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर बना हुआ है? तो वो है जी देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून। ठीक है, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? यानी जब मुगल साम्राज्य का पतन होने वाला था। 13वां प्रश्न है मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह है वो बहादुर शाह जफर थे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा उत्तर इसका बहादुर शाह है जफर। ठीक है, ये अंतिम मुगल बादशाह थे। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न है जनगणना किसे कहते हैं? तो जनगणना क्या है? देखिए जनगणना किसे कहते हैं। तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही, यानी मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कार्य ब्रिटिश शासन ने शुरू किया था और भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनता से जुड़ी जानकारियों के लिए एक सर्वेक्षण किया जाता है और इस सर्वेक्षण में क्या होता है, सभी नागरिकों की गणना की जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम जनगणना कहते हैं। क्या कहते हैं? जनगणना। तो एक बार फिर से याद कर लीजिएगा, जनगणना किसे कहते हैं कि ब्रिटिश शासन से ही भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनता से जुड़ी जानकारियों के लिए एक सर्वेक्षण किया जाता है जिसमें सभी नागरिकों की गणना की जाती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, जनगणना के नाम से जानते हैं। ये हो गई हमारी जनगणना। 14 के बाद में प्रश्न नंबर 15। ठीक है, 15वां प्रश्न देखिए, ये 15 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, पश्चिम में आधुनिक युग को कैसा युग माना जाता है? यानी पश्चिम में आधुनिक युग को कैसा युग माना जाता है? तो पश्चिम में आधुनिक काल को क्या कहा जाता है? विज्ञान का युग कहा जाता है, तर्क, लोकतंत्र और मुक्ति और साथ में समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। यानी ये वहाँ की क्या रही है, ताकतें रही हैं, समानता का, लोकतंत्र का, विज्ञान का। ठीक है ना, ये क्या है, वहाँ की ताकत है। इस कारण क्या मानते हैं, आधुनिकता की ताकतों का युग मानते हैं उसे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। 16वां प्रश्न है औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है? औपनिवेशिक युग क्या होता है? देखिए, औपनिवेशिक युग हम उसको कहते हैं जिसमें क्या है, कोई भी देश, यानी कोई किसी देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से दबाकर उस पर शासन करता है तो वो क्या कहलाता है, औपनिवेशिक कहलाता है। और भारत पर भी क्या है, ब्रिटिश शासन का युग कौन सा था, औपनिवेशिक युग था, क्योंकि अंग्रेजों ने भी क्या है हमारे ऊपर शासन किया था ना, उसी प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या है, औपनिवेशिक युग कहलाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। 17वां प्रश्न 17वां प्रश्न है औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं? तो औपनिवेशीकरण क्या होता है? देखिए, औपनिवेशीकरण में जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, औपनिवेशीकरण कहलाती है। ठीक है ना, यानी जब किसी देश पर दूसरे देश के दबदबे से अगर उसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उसमें अगर कोई बदलाव आता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, औपनिवेशीकरण कहलाती है। ठीक है, यानी उसमें राजनीति में भी बदलाव आएगा, आर्थिक रूप से भी बदलाव आएगा, सामाजिक रूप में भी बदलाव आएगा और उसकी संस्कृति में भी क्या है, बदलाव आता है किसी दूसरे देश की वजह से, तो ये क्या कहलाता है, औपनिवेशीकरण कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18वां प्रश्न क्या है, जनगणना में किस तरह की जानकारियां इकट्ठा की जाती है? यानी जनगणना जो की जाती है उसमें कौन सी जानकारियां एकत्रित की जाती है, उसके बारे में देखिए। तो जनगणना जो है, जनगणना में अ, भारत के सभी प्रांतों में, यानी प्रांत का मतलब यहाँ क्या है, राज्य। ठीक है ना, प्रांत पहले प्राचीन समय का नाम है, ये इसको राज्य बोलते हैं।
तो भारत के सभी राज्यों में रहने वाले लोगों की संख्या, उसकी जाति, इलाके और व्यवसाय, यानी व्यवसाय का मतलब यहाँ क्या हो गया, कार्य से है, यानी कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करता है तो वो होता है। तो व्यवसाय के बारे में जानकारियां एकत्रित की जाती है, ये जनगणना का कार्य है। ठीक है ना, ये जनगणना में क्या है, कार्य किए जाते हैं कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करता है, किस राज्य में रहता है, किसकी इसकी जाति क्या है। ठीक है ना, ये सारी जानकारियां हैं वो जनगणना के थ्रू जो है एकत्रित की जाती है। अब प्रश्न 18 के बाद में चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19वां प्रश्न देखिए क्या है। 19वां प्रश्न ये है हमारा 19 प्रश्न। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। ये प्रश्न दोबारा वही आ गया जो मैंने अभी ऊपर आपको बता के आया हूँ। यानी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी, तो वो लिखी है जेम्स मिल ने। ठीक है ना, किसने लिखी, जेम्स मिल। ठीक है, अभी बताया था ना आपको, जेम्स मिल ने जो है ये पुस्तक लिखी थी भारत में रहते हुए। तो जेम्स मिल के बाद में अब हमारा प्रश्न संख्या 20वां है। ठीक है, 20वें प्रश्न में आपको जो है कुछ मिलान करने हैं। ठीक है, ये हमारा 20वां प्रश्न है। तो 20वें प्रश्न में आपको करना है मिलान। और मिलान में क्या करना है, देखिए पहला है सर्वे ऑफ इंडिया, दूसरा है जनगणना, तीसरा है दस्तावेज, चौथा जेम्स मिल और वायसराय। इनका क्या करना है, मिलान करना है। तो पहला सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो है देहरादून में। कहाँ पे हो जाएगा, देहरादून के साथ। उसके बाद में जनगणना, जनगणना कितने सालों के बाद में होती है, 10 साल के बाद में होती है। उसके बाद में दस्तावेजों को कहाँ रखा जाता है, तो अभिलेखागार में रखा जाता है। और जेम्स मिल, जेम्स मिल कौन था भाई, तो जेम्स मिल जो है वो एक अर्थशास्त्री था, लेकिन था कहाँ का, स्कॉटलैंड का था। और वायसराय रह गया, तो वायसराय किसके साथ हो जाएगा, माउंटबेटन अंतिम वायसराय था। ठीक है, ये हो गया हमारा मिलान वाला। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कक्षा, और एक छोटी सी वीडियो में मैंने आपको एक पूरे अध्याय का जो है वो निचोड़ आपके सामने रखने का प्रयास किया। बताइएगा आपको ये कक्षा कैसी लगी, और कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आवाज़ कैसी है इसमें, और स्पीड अगर ज़्यादा है तो बताइएगा आगे के अध्याय में हम थोड़ी स्पीड जो है वो स्लो रख लेंगे। लेकिन आप इसको याद करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा काफ़ी नज़दीक है। अब मिलते हैं हम अपनी आगे की कक्षा में। और जाने से पहले एक बार फिर कि अगर आप इस चैनल पे फिर से नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। और ये हमारा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों पे जो है यही है। ठीक है ना, यही नाम से आप सर्च कर सकते हैं, श्री श्याम क्लासेस नौर के नाम से। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे की नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।